चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन, आपकी जो क्वेरी है 7.1 वो हम इंशाल्लाह लेक्चर के बाद देख लेंगे, ठीक है। वो आपका नॉर्मल आपका प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं वो हम इंशाल्लाह लेक्चर के बाद करेंगे। अभी हम थोड़ा सा उसको आगे लेके चलते हैं, सही है। लेक्चर के बाद आप मुझे जरूर याद करा दीजिएगा। बाकी कौन है जवाद, आपको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम सो फार सब समझ में आ रहा है ना? चले F3 वाले में चले, ठीक है। F3 भी आपका F3 कौन सा वाला था? ये हम लोगों ने किया हुआ है। जस्ट गिव मी अ मिनट। वैसे मैं आज अपना लैपटॉप नहीं यूज कर रही तो आई डोंट हैव द मटेरियल सेव्ड। तो शुरू करते हैं। ये आपकी क्वेरीज हम इंशाल्लाह लेक्चर के बाद ले लेंगे। अब आपके सामने एक सवाल खुला हुआ है। बैड एंड डाउटफुल डेट्स अब हमने डिस्कस करना है थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रोविजंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बनाई हुई है। यूनस ट्रेडर्स ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 30th June 2013 अमाउंटेड टू रुपीज 1.5 मिलियन। वन ऑफ इट्स डेटर्स कासिम ब्रदर्स ओज वाईटी यानी कि यूनस ट्रेडर्स रुपीज 2,50,000 एंड इज फेसिंग कैश फ्लो डिफिकल्टीज, ठीक है। यानी कि उसको कैश के इश्यूज आ रहे हैं, उसके पास इतना फंड्स नहीं है, हो सकता है उसके पास इतना कैश बैलेंस ना हो कि वो अपने लायबिलिटीज को पे कर सके, राइट। It is expected that only 60% of the amount will be recovered from him. यानी कि अभी भी कासिम ब्रदर से हमारी क्या है, एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन है कि 60% सिर्फ उससे रिकवर होगा। किसका 60%? 2,50,000 का। और रिमेनिंग 40% 2,50,000 का क्या एक्सपेक्टेड है कि वो बैड हो जाएगा, हो सकता है, राइट। ये एक्सपेक्टेशन है। जहां पे भी एक्सपेक्टेशन हमारी डेवलप हो जाए, जहां पे हमें कोई कंफर्मेशन ना आए, वो कह रहा है कि अभी इसको सिर्फ कैश फ्लो डिफिकल्टीज हो रही है, वो अभी लिक्विडेशन के प्रोसेस में वो एंटर नहीं हुआ, राइट। यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो जहां पे एक्सपेक्टेशन हो और जहां पे अभी तक लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू भी ना हुआ हो, तो उसका क्या मतलब है कि अभी हम उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन की बात करेंगे, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट में है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन, नहीं नहीं 100% बैड नहीं होगा, देखते हैं इसको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 30 जून 2013। तो बेसिकली उन्होंने आपको 30 जून 2013 की ही इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपसे ये बोल रहे हैं कि आपने प्रोविजन का कैरेट डाउन निकालना है, राइट। अमाउंट ऑफ प्रोविजन यानी कि प्रोविजन का अमाउंट क्या होगा 30 जून 2013 पे। It is the policy of the business to maintain a general provision for doubtful debts at 5% of closing receivables balance, right? यानी कि वो ये कह रहा है कि जनरली जो हमारे डेटर्स होते हैं उनके ऊपर हम 5% का बैलेंस जो प्रोविजन है वो हम बुक्ड रखते हैं एट ऑल टाइम्स, राइट। यानी कि ये साल के शुरू में, साल के आखिर में, एट ऑल टाइम्स हम नहीं कर सकते, राइट। तो अब इसका क्या मतलब है, इसको जब हम देखते हैं तो इसमें कासिम ब्रदर्स वाला एक हमारे पास रिसीवेबल है 2.5 लाख का, जिसके ऊपर 5% ऑफ डाउट अप्लाई नहीं हो रहा। 2.5 लाख के ऊपर कितने परसेंट का डाउट है? 40% का डाउट है हमें। 60% रिकवर हो जाएगा और रिमेनिंग 40% में हम कह रहे हैं डाउट होगा, राइट। और जनरली बाकी जो हमारे डेटर्स हैं 1.5 मिलियन में से जो रिमेनिंग डेटर्स हैं उनके ऊपर हम क्या कहेंगे कि डाउट का परसेंटेज कितना है? 5%। यू गेटिंग द पॉइंट। तो अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें जब हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाएगी ना, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे दिस इज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग स्पेशल या स्पेसिफिक प्रोविजन, राइट। स्पेसिफिक प्रोविजन कौन सा है? कासिम ब्रदर्स वाला। तो आपके पास जो टोटल रिसीवेबल्स हैं वो कितने हैं? दे 1.5 मिलियन। दीज आर द टोटल रिसीवेबल्स, ठीक है। ये आपके 1.5 मिलियन है। इन 1.5 मिलियन में से को अब हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। एक आपका हो जाएगा स्पेसिफिक प्रोविजन का और दूसरा आपका हो जाएगा जनरल प्रोविजन के लिए। 1.5 मिलियन में से 2.5 लाख का ऐसा डेट है जिसके ऊपर प्रोविजन अप्लाई होगा 40%, यानी कि कितने हो गया? 2.5 लाख डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 40%, कितना हो जाएगा ये? 1 लाख।
नहीं 1 लाख तो नहीं होगा, 1 लाख है, अच्छा चलो ठीक, गुड मेंटल मैथ मेरा सही हो गया, 1 लाख सही है, 1 लाख और रिमेनिंग यानी कि 1.5 मिलियन में से 2.5 लाख ये निकल गए, बच कितने गए, कैसे कैलकुलेट हुआ, 1.5 मिलियन माइनस स्पेशल डेट, इसको हम क्या कह सकते हैं, 1.5 मिलियन में से 2.5 लाख हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशल डेट हो जाएगा, राइट, यानी कि ऐसा डेट है जिसके ऊपर आपका एक स्पेशल ही रेट अप्लाई हो रहा है, जनरल रेट अप्लाई नहीं हो रहा, और रिमेनिंग के ऊपर जो डाउट है वो है 5%, कितनी अमाउंट आ रही है, हाँ जी क्या अमाउंट आ रही है, 1250000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 62,500, 52,500, ओके 52,500, तो ये क्या सिचुएशन हो रही है, 62,500 है। जी फिर 62,500 ना, हाँ 62, ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो रही है, सिचुएशन ये हो रही है कि सेम डेट पे हमारे पास प्रोविजनिंग की दो कैलकुलेशंस हो रही है, ठीक है, प्रोविजन की दो कैलकुलेशंस हो रही है, एक स्पेशल सिनेरियो है और दूसरा हमारा जनरल सिनेरियो, तो असल में हमारे पास टोटल प्रोविजन कितना हुआ, इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, हमने ये कहना है कि टोटल प्रोविजन का कैरेट डाउन, ये कैरेट डाउन निकला, राइट, प्रोविजन के अकाउंट का कैरेट डाउन निकला, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 30 जून 2013 पे प्रोविजन का बैलेंस कितना होगा, 162,500, क्लियर है ये बात, मैम एक कंफ्यूजन है मैम, ये स्पेसिफिक जो डेट है इसको हम टोटल रिसीवेबल से माइनस क्यों कर रहे हैं हम? जनरल निकालने के लिए आपने क्या किया, 1.5 मिलियन को ब्रेक कर दिया ना दो सिनेरियोज में, 1.5 मिलियन पूरा का पूरा, इसके ऊपर पूरे 1.5 मिलियन पे 5% का डाउट नहीं है, ठीक है, 1.5 मिलियन में से 2,50,000 ऐसा है जिसके ऊपर 5% का डाउट नहीं है, 40% का डाउट है, तो उससे आपने प्रोविजन 40% का बुक करना है, तो 1.5 मिलियन में से 2.5 लाख के ऊपर 40% का डाउट है, तो रिमेनिंग 1,250,000 पे 5% का डाउट लग जाएगा, क्लियर है बात, मैम प्रोविजन तो बन जाएगी लेकिन वो रिसीवेबल कम नहीं हो जाएंगे? रिसीवेबल थोड़ी कम करने हैं, तो मैंने कैलकुलेशन के लिए माइनस किया है इसको, मेरे टोटल रिसीवेबल्स अभी भी 1.5 मिलियन ही आ रहे होंगे, कैरेट डाउन मेरा 1.5 मिलियन ही आ रहे हैं, तो मैंने कैलकुलेशन की है प्रोविजन की, उसकी ओके मैम, ओके कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको ब्रेक किया है, तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि 1.5 मिलियन में से 2.5 लाख इधर चला गया और उसकी वर्किंग इस तरह से हो गई, और जो बाकी हिस्सा है 1.5 मिलियन में से वो मैंने 5% इस पे लगा दिया, तो वर्किंग है ये, ठीक है, ये तो प्रोविजन के लिए वर्किंग है, वरना यस योर रिसीवेबल्स आर 1.5 मिलियन, उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रही, मैं कोई राइट ऑफ नहीं कर रही, राइट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो कासिम ब्रदर्स वाली चीज है इसमें एक्सपेक्टेड का टर्म इस्तेमाल है, इसमें हमने ये नहीं कहा कि कंफर्म हो गया कि वो हमें पे ऑफ नहीं करेगा, अभी सिर्फ उसको डिफिकल्टीज आ रही है, मुश्किलात आ रही हैं, हो सकता है वो आगे जाके हमें पे ऑफ कर दे आराम से, ठीक है, चले जवाब जुलेखा क्लियर है, जी उस्मान आपने अभी ज्वाइन किया हमें, अच्छा 7.1 में यही था, चले ठीक है, हो गया रिजॉल्व, अच्छा 7.1 में था स्पेसिफिक डेटर था, मेरी नजर से गुजरा नहीं, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोग कर लो, ठीक है, चले सही है, ठीक है, चले अब अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा, राइट, चले ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको बेसिकली वो टेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ये स्पेसिफिक प्रोविजनिंग वाली बात, ठीक है, ये क्या कह रहा है, असद कमेंस्ड ट्रेडिंग ऑन 1 अक्टूबर 2011, he extracted the following list of balances from his sales ledger as at 30 सितंबर 2012, ठीक है, यानी कि उसने ट्रेडिंग शुरू की 1 अक्टूबर 2011 को और ये पहला ईयर एंड आ गया, ठीक है, जो पहला ईयर एंड आया
तो उसमें जो बैलेंसेस थे डेटर्स के वो कुछ यूं थे, असलम का था 4,50,000, रियाज का था 1 लाख, और बाकी सारों को मिला के कितने थे 3.4 मिलियन। तो टोटल डेटर्स उस डेट पे कितने आ रहे थे 3,950,000। और फिर आपको नीचे ये बात बताई जा रही है, इन द ईयर टू सितंबर 30 सितंबर 2012 असलम वाज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। असलम अभी भी कहां पे आ रहा है, असलम अभी भी आपके डेटर्स की लिस्ट में आ रहा है, यानी कि सेल्स लेजर में मौजूद है और कंट्रोल अकाउंट में भी मौजूद होगा। लेकिन आपको क्या पता लग रहा है, असलम वाज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, तो इसका क्या मतलब है, ये बैड डेट अभी आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। डिक्लेरेशन होगी बैंकक्रप्सी की, कोई डेटर आपका डिक्लेयर हो जाए बैंकक्रप्ट, यानी कि बात कंफर्म हो चुकी है कि अब वो आपको पे नहीं कर सकता। क्लियर है बात? तो ये आपको नजर आ रहा है, आपने क्या कहना है, दिस इज अ बैड डेट येट टू बी रिटन ऑफ। आपने इसको राइट ऑफ नहीं किया, अब आप साल के आखिरी दिन कर देंगे, राइट। फिर नीचे देखें, रियाज इज डिस्प्यूटिंग सर्टेन इनवॉइसेस अमाउंटिंग टू ₹25,000। रियाज कितना हमें ओ करता है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में से डिस्प्यूट किस पे चल रहे हैं, 25,000 पे, यानी कि रिमेनिंग 75,000 75,000 में कोई मसला है नहीं। वो एक्सप्लिसिटली हमें इस तरह की बात इस तरह से लिखी हुई है कि हमें पता लग रहा है कि जो 75,000 रुपीज का डेट है ना, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। बात समझ आ गई? और वो आगे ये कह रहा है विच हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 9 मंथ्स, यानी कि जो 25,000 रुपए की इनवॉइसेस है ना, दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 9 मंथ्स। असद एस्टिमेट्स दैट रियाज विल इवेंचुअली पे 3/4, ये 3 है, ठीक है, 3/4 द डिस्प्यूटेड अमाउंट। तो डिस्प्यूटेड अमाउंट सिर्फ कितनी है 25,000, और रियाज असद क्या एस्टिमेट कर रहा है कि रियाज एस्टिमेट कर रहा है कि रियाज 3/4 पे कर देगा। तो असद का एस्टिमेट क्या है कि कितना पे नहीं होगा, 1/4 ऑफ व्हाट 25,000। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या चीज आ गई, यहाँ पे एस्टिमेट आ गया। और अगर आप इस नीचे बेसिकली 3-4 सालों के बारे में बात जिक्र किया गया है, तो ये तो फिर अगला साल आ गया। आप जरा रिक्वायरमेंट पर आए, assuming that Asad requires a general allowance for doubtful debts of 5%. Write up the bad and doubtful debt expense and allowance account for the 3 years to 30th September 2014. ठीक है, यानी कि आपने उसके 3 सालों के बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट और अलाउंस अकाउंट बनाने। बात क्लियर है? और आपका जनरल अलाउंस क्या है, जनरल अलाउंस है आपका 5% का। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रहा है, फिर रियाज के केस में हम कहेंगे, रियाज के केस में अलग ही सिनेरियो है, इसमें आपका 5% अप्लाई नहीं हो रहा। इसमें क्या रेट अप्लाई हो रहा है 1/4, यानी कि 25%। 25% ऑफ व्हाट, ऑफ 25,000। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली क्या सिचुएशन हो गई, ये स्पेसिफिक प्रोविजन का केस हो गया। अब आपको इसकी क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, इसको हम अभी करते हैं। आपको इन्होंने डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, सीधा सीधा क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग की डेट पे आपको रिसीवेबल्स दिए हुए, यानी कि कैरेट डाउन दिया, तो आप डेटर्स का अकाउंट तो बना ही नहीं सकते, कंट्रोल अकाउंट, राइट, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। अब आप क्या करेंगे, आप इसी फिगर को एडजस्टमेंट करेंगे जिसमें हम पहले कर चुके थे एज एनालिसिस में, जिसमें हमने किया था। जो हमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी वो हम करेंगे और फिर हम प्रोविजन की बात करेंगे। ठीक है, पहले आपने एडजस्टमेंट करनी है डेटर्स के अकाउंट के अंदर। अगर कोई आपने कोई चीज नहीं ली हुई, राइट, वो आप ले लेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, फिर आप एंड में जाके प्रोविजन, जब फाइनल फिगर आ जाएगी डेटर्स की, फिर आप उसके ऊपर प्रोविजनिंग की कैलकुलेशन करेंगे। चलें जी, इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये देखा कि असलम जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया था, लेकिन इसके डेट को आपने राइट ऑफ नहीं किया हुआ था। तो आप सबसे पहले आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। वो आपको फॉर्मा खड़ा कर दे, जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 3 सालों के बनाने हैं इकट्ठे, तो आपने लंबा सा आपने टी अकाउंट बनाना है। और फॉर्मा पहले से ही खड़ा कर दे। पहले पेज पे आपका आइडियली जवाब आना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है ना वो आपको पहले नजर आनी चाहिए, वर्किंग आपकी बाद में आनी चाहिए।
आपने प्रोफॉर्मा खड़ा कर दिया, ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट है। आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आपको ये पता है 1 अक्टूबर 2011 पे ब्रॉड डाउन कितना था, 0, क्योंकि साल मतलब बिजनेस आपका इसी साल शुरू हुआ, ठीक है। फिर आप आए किस पे, 30 सितंबर 2012 की आपको क्या चाहिए, कैरेट डाउन चाहिए, लेकिन उसके लिए अब आपको क्या करना है, वर्किंग करनी है, राइट। वर्किंग में आ जाएंगे, जब वर्किंग में आएंगे तो वर्किंग नंबर 1 आपकी क्या होगी कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है डेटर्स की फिगर की। टोटल डेटर्स आपके पास कितने आ रहे हैं, 3,950,000, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, अनएडजस्टेड रिसीवेबल्स, राइट। कौन सी डेट पे, उसी डेट पे, यानी कि 30 सितंबर 2012 पे, राइट। अनएडजस्टेड रिसीवेबल्स है 3,950,000। इसमें आपको पता है कि आपने बैड डेट को राइट ऑफ करना है, कौन से वाला, असलम का। ये अभी भी शामिल आ रहा है, नजर आ रहा है आपको, लेकिन आपको पता है कि इसको राइट ऑफ हो जाना चाहिए। तो अब आप सेम डेट पे जब एडजस्टेड फिगर निकालेंगे रिसीवेबल्स की, तो वो क्या आएगी, 3.5 मिलियन, राइट। तो इसको हम कह देंगे एडजस्टेड रिसीवेबल्स, कौन सी डेट पे, 30 सितंबर 2012, राइट। यहां तक क्लियर है सबको। ये क्वेश्चन देख लें आप, असलम का आपने यहां से राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, ये काम किया। रियाज आपका बैड डेट नहीं है, अभी तक इसको राइट ऑफ नहीं करना, राइट। ये अभी सिर्फ आपको प्रोविजन के बारे में बात की गई है इसमें। अब आपने क्या करना है, अब आपने 3.5 मिलियन को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देना है। एक आपका हो जाएगा स्पेसिफिक डेटर, जो स्पेसिफिक डेटर है रियाज, उसकी टोटल अमाउंट कितनी है डेट की, वो कितना ओ करता है आपको, 1 लाख रुपए, ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना है, देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि रियाज 1 लाख रुपए हमें ओ करता है, और क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ इस तरह से है कि सिर्फ डाउट जो है ना वो कौन से हिस्से में, 25,000 के भी कौन से हिस्से में, 1/4 में, ठीक है। तो आपका जो 1 लाख रुपए का रिमेनिंग 75,000 रुपए का हिस्सा है, उसमें हम कहेंगे नो डाउट एट ऑल, यानी कि इसके ऊपर कोई हमने प्रोविजनिंग, इसके ऊपर हम कहेंगे कुछ नहीं होगा। बात समझ आ रही है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये आपके पास क्या फिगर है, ये आपके पास फिगर है डेट की, डेटर्स की फिगर है, रिसीवेबल्स की फिगर है। तो पहले तो आपने सेपरेट आउट करना है इसमें स्पेशल डेटर को और जनरल डेटर को, उसकी उनकी डेट की फिगर से। तो स्पेशल डेटर आपका कौन सा है, रियाज है, उसकी टोटल डेट की फिगर कितनी है अपने पास नोट कर ले। जब आपको इस तरह से सेपरेट आउट करना पड़ेगा, यू विल सेपरेट आउट फर्स्ट यूजिंग the original debt key figure, right? You have to separate out using the debt key figure, which is what, 1 lakh rupees. तो 3.5 मिलियन में से 1 लाख रुपीस तो आपका स्पेशल बन गया सिनेरियो, रिमेनिंग 3.4 मिलियन आपका क्या हो जाएगा, ये आप कहेंगे कि भाई ये जनरल हमारी पॉपुलेशन है, राइट। अब हम आते हैं इस पे, ये आपने फिगर्स यहाँ लिख दी। फिर आपको ये बताया जा रहा है कि जो 1/4 आपका डाउट है ना, 1/4 डाउट है, ये तो सबको क्लियर होगी ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3/4 मिल जाएंगे, तो 1/4 यानी कि नहीं मिलेगा, है ना मोहसिन और जुलेखा, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं सारे। चले मैं सवाल पूछूं, जवाब देते रहें, ठीक है, जी जी करके बोलते रहें ताकि मुझे भी तसल्ली रहे। तो 1/4 हमारी है प्रोविजन की अमाउंट, डाउट की अमाउंट है, लेकिन अब सवाल में उसने ये बोल दिया कि जो 1/4 का डाउट है ये 1 लाख का नहीं है, मतलब 1 लाख का 1/4 डाउटफुल नहीं है, बल्कि कितना डाउटफुल, कितने में से डाउटफुल है, 25,000 का 1/4 डाउटफुल है, यानी कि 6250। तो प्रोविजन आपका स्पेशल प्रोविजन क्या हो जाएगा, ये 1 लाख के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ 25,000 पे अप्लाई होगा। ऑन द अदर हैंड
यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.4 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 5% से, जो आपका जनरल वो है -1 लाख। ये आप क्या कह रहे हो, 35,000 जिसका आ रहा है, इसका आ रहा है 3.4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5%। नहीं, ये आप क्या कह रहे हो, हाँ सही, आई होप कुछ नहीं हो, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, हम बस 6250 कर दिया। 3.4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5% करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1,70,000। ये सारी कैलकुलेशन हम कौन सी डेट पे कर रहे हैं, 30 सितंबर 2012, राइट। ये भी आपका कैरेट डाउन है, ये भी आपका क्या आ गया, कैरेट डाउन आ गया, तो टोटल प्रोविजन का कैरेट डाउन कितना होगा, 1,76,250। क्लियर है बात। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास अल्टीमेट आंसर है 176,250। तो हम ये बात कहेंगे, कि टोटल जो हमारे रिसीवेबल्स हैं 3.5 मिलियन, उसके अगेंस्ट हमारा टोटल रिस्क कितना है, 176,250। ठीक है, तो आपने कैरेट डाउन को यूज करके निकाला तो रिजल्टेंट आंसर भी, और नॉर्मली हमें क्लोजिंग डेटर्स को ही यूज करके फिगर निकालनी पड़ती है। नेट सेल्स वाले सवाल हमारे पास ऐसे इतने हमें नजर नहीं आए कोई, ठीक है मैम। हाँ जी, हेलो जी पूछिए। मैम, ये जो रियाज है इसने 1 लाख रुपए डेट लिया हुआ है, ये मतलब कि 1/4 हम इसका क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि 25 को स्पेसिफिक क्यों करिए अलहदा। उसने ये बता दिया है ना कि जो डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस हैं वो कितनी है, 25,000 रुपए, जिसमें जिसमें कुछ फड्डे वगैरह चल रहे हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, वो कौन सी है, वो स्पेसिफिकली उसने पूरे डेट में से सिंगल आउट कर दिया कि सिर्फ 25,000 की इनवॉइसेस हैं जिनमें मसले हैं। और अच्छा, ये शामिल तो है ना उस 1 लाख में से। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये इसमें शामिल है। वो ये कह रहा है कि जो 1 लाख रुपीज आपके पास टोटल आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस थी रियाज की, रियाज ने आपसे एक दफा से ज्यादा आपसे परचेजेस की हुई थी, आपने उसको एक दफा से ज्यादा क्रेडिट सेल्स की हुई थी, और टोटल अमाउंट जो उसने पे करना था वो कितना करना था, 1 लाख रुपए। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इनवॉइसेस, डिफरेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, सेल की बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई थी जिसका जिसका टोटल उसने अभी पे करना था 1 लाख रुपए। उन ट्रांजैक्शंस में से नहीं 75,000 पे जनरल अलाउंस बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस चीज में इस तरह से उसको लेके चलेंगे कि देखिए उसको, अगर आप इसको देखो, अगर आप इसको उर्दू में पढ़ो तो आपको, अगर आप मुझे ये बोलते हो कि भाई रियाज ने हमें 1 लाख रुपए पे करने हैं और 25,000 रुपए में ना फड्डे चल रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी अच्छा फिर रिमेनिंग 75,000 क्या है, क्या आप कहोगे रिमेनिंग 75,000 में कोई मसला नहीं है। रिमेनिंग 75,000 के बारे में रियाज ने कह दिया है कि मैं आपको पक्का पक्का पे कर दूंगा। बात समझ आ रही है, टाइप कर लिया करूं, क्या टाइप कर लिया करूं। अच्छा मैम, जी मैम ये जो हम जनरल 5% जो प्रोविजन जो जनरल पे बना रहे हैं, ये हम उस 75 पे भी क्यों नहीं बनाते, कि मतलब वो भी तो, वो तो मिलना ही है। वही तो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक स्पेशल सिनेरियो इस तरह का बन गया कि रियाज का टोटल आउटस्टैंडिंग था कितना, 1 लाख रुपए, और सवाल के अंदर उन्होंने हमें 25,000 रुपए ये आइडेंटिफाई करवा दिए कि पूरे 1 लाख रुपए में से फड्डे सिर्फ किस पे थे, सिर्फ इश्यूज किस में थे, 25,000 रुपए में, ठीक है। तो रिमेनिंग 75,000 को हम लेंगे कि उसमें कोई भी इश्यू नहीं था, इवन 5% का इश्यू नहीं था, ठीक है। जवाब आई डोंट गेट इट। आपको आवाज नहीं आ रही है मोहसिन की।
अच्छा चले, ठीक है, बात क्लियर हो गई, बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आपको रियाज का टोटल डेट जो है वो दिया हुआ था। आप थोड़ा स्पीकर की आवाज कम कर दें, जवाब है कि ज्यादा आवाज आ रही है। तो आपके पास रियाज का टोटल डेट आपको गिवन था 1 लाख रुपए, राइट, और उसमें उसने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर दिया कि मसले हैं 25,000 में। आई नो दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन यू हैव टू कंसिडर प्रैक्टिकलिटी ऑफ सच थिंग्स एज वेल। इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं उसमें फिर आप यही कहते हो ना, आपको अगर कोई लेमैन टर्म है, अगर आप मुझे मैं आपको कहा मुझे समझाओ सिनेरियो चल क्या रहा है, आप मुझे बोलोगे 25,000 में इश्यूज थे, और वो कितने इश्यूज थे, 5% के इश्यूज नहीं थे उसमें, कितने इश्यूज थे, 25% के इश्यूज थे, राइट। 25,000 में 25% का इशू आ रहा था, यानी कि डाउट आ रहा था, राइट। तो मैं आपसे पूछूंगी अच्छा फिर रिमेनिंग 75,000 का बताएं, तो आप क्या ये बात मुझे बोलेंगे कि जी पूरे 1 लाख रुपए में मसले थे, 25,000 में 25% का इशू था और रिमेनिंग 75,000 में 5% का नहीं? क्यों? क्योंकि आपको वो स्पेसिफिकली बता रहा है कि मसले किसमें थे, 25,000 में थे, ठीक है। मसले थे 25,000 की फिगर में, रिमेनिंग 75,000 को हम कहेंगे दैट इज परफेक्टली फाइन, उसमें हमें 5% का भी डाउट नहीं है। बात क्लियर हो गई? अच्छा मैम, मैम क्लियर हो गया है, लेकिन एक बात, ये जो 75,000 है ये पूरा का पूरा यानी रिसीवेबल में जाएगा, इस पे प्रोविजन बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी ना, यही तो मैं आपको बोल रही हूँ, इस पे 5% की भी प्रोविजन नहीं आनी। रिसीवेबल ये है, बिल्कुल है रिसीवेबल, तो पूरा का पूरा 3। ओके मैम, क्लियर हो गया। रिसीवेबल तो आपका पूरा का पूरा 3.5 मिलियन ही है, उसके अंदर रियाज का पूरा 1 लाख रुपए शामिल है, वो 25,000 इंक्लूसिव, ठीक है। इसमें 25,000 भी शामिल है, 75,000 भी शामिल है, उस पूरे 3.5 मिलियन। जब फ्यूचर में अगर वो 75,000 नहीं पे करेगा, डाउट होगा, तो तब हम बनाएंगे। थोड़ा सा आप हल्की या तो अपनी माइक की आवाज हल्की कर दूं, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या सवाल पूछा आपने? मैंने कहा वो जो 75,000 है, यानी फ्यूचर में अगर वो नहीं पे करेगा, डाउट पैदा होगा, तो तब बनेगी हाँ तब प्रोविजन। वो बात की बात है, वो बात की बात है। अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी क्या लग रहा है इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के, अभी स्टेटमेंट को ये पढ़ के लग रहा है कि जो 5% का जनरल प्रोविजन है वो इस पूरी फिगर पे कहीं पे भी अप्लाई नहीं होगा, ना 75,000 पे अप्लाई होगा, ना 25,000 पे अप्लाई होगा, ठीक है। जुलैखा क्लियर है? हमेशा आपको इसी तरह करना है, ठीक है। जवाब क्लियर है? आपने बस ये कहना है, आपने बस इस तरह से इसको अपने पास रूल बना ले, जैसे एक पार्टी है ना रियाज, या तो उसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन अप्लाई होगा या जनरल प्रोविजन अप्लाई होगा। तो रियाज को हमने किस लिए पिक किया है? रियाज को हमने पिक कर दिया स्पेसिफिक प्रोविजन के लिए, यानी कि उसके ऊपर जनरल प्रोविजन कोई नहीं लगेगा। क्लियर होगी? इस तरह से याद कर ले, रियाज का नाम आ गया, हम रियाज को बोल देंगे ये पूरा का पूरा स्पेशल डेटर है, पूरा का पूरा, इसके पूरे की पूरी डेट की जो फिगर है ना, ये स्पेशल सिनेरियो के लिए अप्लाई होती है। और स्पेशल सिनेरियो की वर्किंग के लिए आप सिर्फ किसको पिक करोगे? 25,000 को, रिमेनिंग 75,000 को बोलोगे रहने देंगे। क्लियर है? ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ये किया हुआ ना, देखो आपने जनरल प्रोविजनिंग के लिए ये जो 3.4 मिलियन है, इसमें पूरा का पूरा 1 लाख डिडक्टेड है, यानी कि 25,000 भी इसमें से निकला हुआ है, 75,000 भी निकला हुआ है, इसमें से शामिल नहीं है इसमें। और 5% हम इस फिगर पे लगा रहे हैं, यानी कि 75,000 पे 5% नहीं लग रहा। वो जो 75,000 है ना, उस पे 25% लग रहा है, ना उस पे 5% लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको सिग्नल आउट कर रहे हैं, सिंगल आउट कर रहे हैं कि दिस इज परफेक्टली क्लीन डेट, इसमें 0% का डाउट है, राइट। क्लियर हो गई बात? तो आपने अब ये करना है, ये करेंगे, कैरेट डाउन इसको लिखा। जब आप कैरेट डाउन लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बैलेंसिंग करनी है। 176,250 से आप क्या कर देंगे, बैड डेट एक्सपेंस में फिगर को ले जाएंगे, ठीक है। तो बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट पहले साल का किस तरह से बनेगा, ईयर एंडेड 2012, ठीक है। आप साल के आखिरी दिन 30 सितंबर को क्या हो रहा है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 176,250,
और आपको इसमें एक और एंट्री करनी है, वो किसकी एंट्री होगी, जो असलम को आपने राइट ऑफ करना है, ठीक है। 4,50,000 का जो आपने राइट ऑफ करना है, उससे भी आप क्या करेंगे, 4,50,000 से इसको डेबिट किया, यहाँ पे आप लिख देंगे डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। वो वाला अकाउंट हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम बना नहीं सकते, ठीक है। इसको टोटल करें, इसको क्लोज करेंगे, 626,250 आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई, और ये कहाँ चली जाएगी, SOCI में। जी क्लियर है यहां तक। हाँ जी, मोहसिन, जुलेखा, जवाद, बच्चे क्लियर है सबको। चले अब आते हैं अगले साल के ऊपर। अगला साल आ गया आपका इन द ईयर टू 30 सितंबर 2013। अब वो क्या कह रहा है कि 30 सितंबर 2013 पे जो सेल्स लेजर की लिस्टिंग है, यानी कि जो डेटर्स की अमाउंट है, वो क्या है, 1,24,000, इमरान, काशिफ 4 लाख, रियाज 30,000। यानी कि देखिए पिछले साल रियाज को कितना पेबल रिसीवेबल था, 1 लाख रुपए। इस साल रियाज से कितना रिसीवेबल है, 30,000, यानी कि वो 70,000 हमें पे कर चुका इस साल में, ठीक है। अदर्स है 2.9 मिलियन। अब हम इसको देखते हैं। इमरान हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड हिज डेट इज टू बी रिटन ऑफ। तो अगर ये रिटन ऑफ की बात ना भी होती तो हम क्या करते, इसको राइट ऑफ करते, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, काशिफ इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो डिफिकल्टीज। अब कैश फ्लो डिफिकल्टीज किसको हो रही है, काशिफ को। असद कंसिडर्स अ 75% अलाउंस टू बी अप्रोप्रिएट। तो अब इस सिनेरियो में स्पेशल डेटर कौन सा बन जाएगा, हमारा काशिफ, ठीक है। स्पेशल डेटर हमारा काशिफ बन जाएगा, और इसमें क्या है, इसमें पूरे 4 लाख पे 75% अलाउंस कह रहा है, 75%, राइट। और तीसरा पॉइंट क्या है, रियाज इज नॉट अग्रीइंग टू पे द बैलेंस अपेयरिंग इन हिज अकाउंट। यानी कि अब वो 30,000 को मान ही नहीं रहा पे करने का। असद वांट्स टू राइट ऑफ दिस बैलेंस, ठीक है। यानी कि देखिए अब पिछले साल क्या हो रहा है, अब इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। पिछले साल तक हमें क्या लग रहा था कि सिर्फ 25,000 की डिस्प्यूटेड इनवॉइसेस है, और 25,000 में से भी सिर्फ 6,250 का अमाउंट है जो कि हमें नहीं मिलेगा फ्यूचर में। पिछले साल हमें ये लग रहा था, उसके बेसिस पे हमने प्रोविजनिंग कर ली। जब अगला साल आया और जब थर्ड डे की रेजोल्यूशन की बात चली, तो हमें पता चला कि रियाज साहब तो पूरे के पूरे 30,000 पे करने को तैयार नहीं है। यानी कि वो अड़ गए इस बात पे कि मैंने पे नहीं करना, और चारों ना चार हमने क्या डिसाइड किया, असद ने डिसाइड किया कि चलो भाई इसको राइट ऑफ ही कर देते हैं। तो आपने प्रोविजन कितने का बुक किया हुआ था, 6,250 का अगेंस्ट द फुल अमाउंट ऑफ 1 लाख। पूरी 1 लाख फिगर के अगेंस्ट आपने 6,250 का प्रोविजन बुक किया हुआ था, और एक्चुअल आपका बैड डेट होता कितना है रियाज के अगेंस्ट 30,000 रुपीज। तो आप ये देख रहे हो कि प्रोविजन में क्या चल रहा होता है, प्रोविजन में हमारा एस्टिमेट चल रहा होता है। इस वजह से जरूरी नहीं है एक्चुअल राइट ऑफ उतना ही है। लेकिन होता क्या है फिर, प्रोविजन का फायदा क्या होता है, देखो हम पिछले साल तैयार तो हो गए थे ना कि रियाज से हमें कुछ ना कुछ अमाउंट तो बैड होनी है। तो जब इस साल आके वो बात कंफर्म हुई, तो हमें 2013 में एटलीस्ट वो बहुत बड़ा धचका तो नहीं लगा ना, हमें बहुत बड़ा शॉक तो नहीं लगा, हमें बहुत बड़ा अफसोस नहीं हुआ, राइट, हमें बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। हमने क्या कहा, हमने कहा वी वर रेडी फॉर दिस सिचुएशन। हम 30,000 में से 6,250 के लिए तो वैसे ही रेडी थे। ज्यादा हो गया कोई बात नहीं, इट वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, अंडरस्टूड। तो आप ये नहीं कहोगे कि जी आपने पिछले साल का प्रोविजन ही गलत बुक किया था, उसको अभी ठीक करना है, या वो करना है, या वो करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। आप जी जी हम 6,250 इसमें शामिल है 30 में, हाँ 30,000 में ऑब्वियसली आपने 6,250 का एक्सपेक्ट किया था कि अमाउंट जो टोटल आपका बैड डेट होगा फ्यूचर में वो कितना हो सकता है, 6,250 का। ये पिछले साल एक्स्ट्रा 5,000 कहां से आ गया, एक्स्ट्रा 5,000 तो नहीं है, नहीं प्रोविजन कुछ भी नहीं बुक करना, नहीं। अब क्या करना है, पूरे के पूरे 30,000 को एक्चुअली राइट ऑफ करना है।
देखो अभी मैं आपको ये बात समझाऊंगी कि पिछले साल जो हो गया हो गया। पिछले साल की एस्टिमेट के हिसाब से आपने प्रोविजनिंग बुक की, उसको अब आपने कुछ भी नहीं करना और ना ही आपने कोई एडिशनल अब प्रोविजन बुक करना है। अभी सीधा सीधा क्या करना है, राइट ऑफ करना है। किसका बैलेंस, 30,000। इसको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करना है, हर साल को और हर प्रोसेस को, हर स्टेप को आपने अलग अलग ट्रीट करना है। आपने दोनों सारी चीजों को मिक्स नहीं करना। अभी इस साल क्या हो रहा है, पिछले साल तक रियाज को आपने प्रोविजन की कैलकुलेशन में किया था, इस साल आप क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे उसका बैलेंस। कुछ नहीं टेंशन लेने की जरूरत। क्या डबल एंट्री पास होगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 30,000 से, दैट्स इट। सही है, इसको देखते हैं अभी, इसको अभी करते हैं। अभी हमें क्या करना है, अगेन हमें प्रोविजन की वर्किंग से पहले, सबसे पहले आपने करना क्या है, 2013 का आपने हेडिंग डाला, ठीक है, 2013 का हेडिंग डाला। सबसे पहले तो आप आ जाए प्रोविजन के अकाउंट में और जो ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन है उसको ब्रॉड डाउन में कन्वर्ट कर दें। 1 अक्टूबर 2012 ब्रॉड डाउन, और यही वाली फिगर आपने क्रेडिट साइड पे लिख दी 176,250। ये बात हम रट चुके हैं कि प्रोविजन का बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा क्रेडिट साइड पे। ये क्रेडिट बैलेंस का अकाउंट है क्योंकि एक कॉन्ट्रा एसेट है, एसेट का ऑपोजिट, राइट। यानी कि अगर एसेट डेबिट होता है, डेबिट नेचर होता है उसका, तो प्रोविजन का अकाउंट का क्या होता है, क्रेडिट नेचर होता है। ठीक है, आपने ये ब्रॉड डाउन लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए, एक साल के बाद 30 सितंबर 2013 का आपको चाहिए कैरेट डाउन। उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग में आ जाते हैं, वर्किंग नंबर 2। अब आपके पास क्या सिचुएशन है, आपके पास टोटल डेटर्स इस डेट पे कितने आ रहे हैं, 3454000, और आपको ये बात पता है कि इसमें से अभी आपने काफी को राइट ऑफ करना है। अनएडजस्टेड रिसीवेबल बैलेंस कौन सी डेट पे, 30 सितंबर 2013 पे 3454000। अब आपको ये बात पता है, सवाल को दोबारा रीड कर लेते हैं। इमरान को डिक्लेयर कर दिया गया है बैंकरप्ट, यानी कि इमरान का बैलेंस अब आपने इसमें से निकाल देना है 1,24,000। ठीक है, ये आपका पहला बैड डेट हो गया। और साथ ही आप क्या कर दें, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, यानी कि आपने टी अकाउंट में क्या किया होगा, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट और बैड डेट एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट। तो साथ ही ये भी करते रहें ताकि ये चीज आप भूले ना। ठीक है, आप क्या करें, 30 सितंबर को आपने क्या करना है, बैड डेट राइट ऑफ को आपने शो करना है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। बेसिकली आपको दो फिगर्स राइट ऑफ करनी है, तो उसमें से एक अमाउंट आप यहाँ लिख दें, दूसरी अमाउंट को ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, अच्छा अब एक और राइट ऑफ भी, और वो किसका है, रियाज का। रियाज का कितना बैलेंस था, 30,000। क्या कह रहा है, रियाज इज नॉट एग्रीइंग टू पे द बैलेंस अपेयरिंग इन हिज अकाउंट। तो रियाज के अकाउंट में क्या बैलेंस आ रहा है, 30,000, एंड ही इज नॉट एग्रीइंग टू पे, राइट। असद वांट्स टू राइट ऑफ दिस बैलेंस, यानी कि अब आपने इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो बेसिकली आपके जो राइट ऑफ हैं इस साल वो दो हैं, यानी कि अब एक और आपके पास बैड डेट हो गया, और वो कौन सा है, रियाज का, और उसकी पूरी अमाउंट 30,000 का बैलेंस आ रहा है ना उसके अकाउंट में रिसीवेबल, तो आपको 30,000 को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। आपने इसको यहाँ पे क्रेडिट किया और यहाँ पे आपने लिख दिया कि एक और अमाउंट है 30,000 की। तो टोटल मेरे पास राइट ऑफ कितने हुए, 1,54,000। यहां तक क्लियर है। ये मैंने बैड डेट राइट ऑफ के साथ ही रिकॉर्डिंग भी कर ली, चाहे तो आखिर में भी कर लें, कोई मसला नहीं है। यहां तक क्लियर हो गई बात। आपके पास फिर एडजस्टेड बैलेंस कितना आ रहा है, राइट ऑफ के बाद आपके पास एडजस्टेड बैलेंस क्या आना चाहिए, रिसीवेबल बैलेंस 30 सितंबर 2013 को 3.3 मिलियन। ठीक है, 3,300,000।
ठीक है, 3.3 मिलियन, ये अब आपके पास क्या आ गया, एडजस्टेड रिसीवेबल आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, आपने काशिफ को आइडेंटिफाई किया था एज योर स्पेशल डेटर कि इसका हमने अमाउंट राइट ऑफ नहीं करना था, लेकिन इसकी प्रोविजनिंग डिफरेंट बेसिस पे होगी। तो आपका यहाँ पे स्पेसिफिक डेट कितना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, डेट की अमाउंट को पहले अलग कर देना है, फिर प्रोविजन निकालेंगे। तो टोटल डेट की अमाउंट कितनी है, 4 लाख। काशिफ से टोटल रिसीवेबल 4 लाख है, तो रिमेनिंग जो जनरल डेटर्स हैं उनसे कितना रिसीवेबल है, 2.9 मिलियन। कैसे आया ये, 3.3 मिलियन माइनस 4 लाख, राइट। आपने सेपरेट आउट कर दिया, पूरे 3.3 मिलियन को आपने डाइसेक्ट कर लिया, उसको आपने कैटेगराइज कर लिया, ठीक है। 3.3 मिलियन में से 4 लाख तो आपका स्पेसिफिक डेटर्स है और 2.9 मिलियन आपके जनरल डेटर्स हैं। ये क्यों किया, क्योंकि पूरे के पूरे 3.3 मिलियन पे 5% का रेट एप्लीकेबल नहीं है। 4 लाख के ऊपर कितना परसेंट रेट एप्लीकेबल है, 75%। सवाल में आपको गिवन है, क्या कह रहा है ये, असद कंसिडर्स अ 75% अलाउंस टू बी अप्रोप्रिएट। तो वो अलाउंस की फिगर उसने 75 बता दी और बाकी जनरल के ऊपर वही 5% अप्लाई होगा। क्या आंसर आ रहा है, इधर 1 लाख आ गया और इधर 2.9 मिलियन का 5%, 217,500, यही होगा, 2,17,500। आपने वहां से एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, यही है। $300,000 नहीं, चेक कर ले, 300,000 तो नहीं होगा। 29,00,000 मल्टीप्लाई 5%, हाँ जी मैम 145,000 है। 145,000, ठीक है, 1,45,000। तो ये भी आपका कैरेट डाउन की एक फिगर है, स्पेशल प्रोविजन, राइट। अच्छा 4,000 का 75%, वो 1 लाख है, ठीक है। और ये भी आपके पास क्या आ गया, ओ सॉरी 3 लाख, सॉरी, या यू राइट, 3 लाख, ठीक है। 4 लाख का 75%, 3 लाख, ये आपका स्पेशल प्रोविजन का कैरेट डाउन, 1,45,000 आपका जनरल प्रोविजन का कैरेट डाउन, यानी कि टोटल प्रोविजन का कैरेट डाउन अब आपके पास कितना आएगा, 4,45,000। सही है, तो 4,45,000 आप कहाँ लिख देंगे, 4,45,000 आप नीचे जाएंगे प्रोविजन के अकाउंट में और कैरेट डाउन के आगे लिख देंगे 4,45,000। ये काम किया, कैरेट डाउन लिख दिया, ब्रॉड डाउन लिखा हुआ है, क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास। कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर, 445 माइनस 176,250, और ये 30 सितंबर 2013 को चला जाएगा किधर, साल के आखिरी दिन बैडेड एक्सपेंस के अकाउंट में, 268,750, ठीक है। और 268,750 को आपने यहाँ भी लिख देना है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल डेटर जो राइट ऑफ हुए और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। 30 सितंबर 2013 ये काम किया, इसको टोटल किया, आखिरी साल आप खुद करेंगे, बहुत आसान है। फोर डबल 2,750, ठीक है। 4,2,2,750 ये आपका चला जाएगा एसओसीआई में 2013 के अंदर। यहाँ तक क्लियर है सारा, कॉपी कर लिया सबने।
जी मोहसिन, जवाब, जुलेखा क्लियर है? 2014 का जल्दी से कर ले, 2014 आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है जी, तो आपके पास क्या सिचुएशन है यहाँ पे? 20,000 रुपीज आपको सबसे पहले तो एक इन्होंने टोटल आपको रिसीवेबल्स बता दिए 3.5 मिलियन, फिर ये बता दिया कि कोई डेट नहीं है दैट रिक्वायर स्पेसिफिक अलाउंस, और फिर तीसरे साल में 2014 के अंदर आपके पास क्या आ रहा है कि 20,000 हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम रियासी। क्या चीज है? बैड डेट रिकवर्ड, राइट? या आपके पास क्या आ गया? बैड डेट रिकवर्ड आ गया। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल सिंपल सिनेरियो है, कोई स्पेसिफिक अलाउंस इस सिचुएशन में नहीं है। तो अब आपके पास जो प्रोविजन का अकाउंट बनेगा, सबसे पहले तो आपने क्या कर देना है, 1 अक्टूबर 2013 को ये आ जाएगा ब्रॉट डाउन 4,45,000, राइट? फिर आप आएंगे वर्किंग के अंदर, वर्किंग नंबर 3 में आप कहेंगे कि हम तीसरे साल का कैरेट डाउन निकालने जा रहे हैं। टोटल आपको रिसीवेबल्स कितने दिए हुए हैं? 3.5 मिलियन। इसमें ये एडजस्टेड और अनएडजस्टेड दोनों सेम है, राइट? 3.5 मिलियन में से आपको कोई बैड डेट राइट ऑफ नहीं करने और कोई बैड डेट रिकवर्ड की भी इसमें कोई एंट्री नहीं पड़ती है ना। हम डेटर के अकाउंट को क्या क्रेडिट करते हैं, कुछ डेबिट करते हैं बैड डेट रिकवर्ड के लिए? नहीं। ये बात हम कंट्रोल अकाउंट में 1000 दफा कर चुके हैं कि बैड डेट रिकवर्ड का इस फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये फिगर किसकी है? ये डेटर्स की फिगर है, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की या सेल्स लेजर की, राइट? तो सेल्स लेजर में भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता बैड डेट रिकवर्ड का, और 4,45,000 है ना कैरेट डाउन उसका पिछले साल का, तो वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो 3.5 मिलियन पे अब हम ये कहेंगे कि कोई भी हमारा स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है, तो 3.5 मिलियन का हम निकाल देंगे क्या? 5%। क्या आंसर आया? ये सारा का सारा क्या है? सारा का सारा जनरल डेटर्स है। आंसर क्या आ रहा है? 3.5 मिलियन का 5%। 270,000। नहीं, 1,75,000। ये आपके पास कैरेट डाउन आ जाएगा किसका? प्रोविजन के अकाउंट का। फिर आपने क्या किया? सही है मोहसिन? 30 सितंबर 2014 कैरेट डाउन वर्किंग नंबर 3 1,75,000। ये आपका आ गया क्या? कैरेट डाउन आ गया। आपने देखा ब्रॉड डाउन ज्यादा था, कैरेट डाउन कम था, यानी कि रिडक्शन इन प्रोविजन, राइट? कितना आ रहा है? अच्छा, ये आप कह रहे हो कि 270,000 है।
ठीक है, ये 270,000 ही है ना, 514, यस 2,70,000। तो 30 सितंबर 2014 को आप क्या कहोगे कि हमें बैड डेट एक्सपेंस को क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि प्रोविजन का अकाउंट हमारा हो गया डेबिट, राइट। तो मेरा जगह मेरी खत्म हो गई, तो मुझे यहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट मैं यहाँ बना देती हूँ। तो 2014 का जो साल था, ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2014, अलाउंस के अकाउंट से आपके पास उसके क्या आ रहा था, 2,70,000। फिर आपको बताया जा रहा है कि कोई बैड डेट राइट ऑफ नहीं हुआ, राइट, मतलब कोई नहीं लिखा हुआ बैड डेट राइट ऑफ के बारे में, और स्पेसिफिक अलाउंस भी कोई नहीं था, और 20,000 इंस्टेड आपको फर्दर रिसीव हुए, यानी कि कैश डेबिट या बैंक डेबिट, और इधर हम लिख देंगे बैड डेट रिकवर्ड 20,000। तो दोनों ही आपकी क्या हो रही हैं, इनकम्स आ रही हैं, ठीक है। 2 लाख, ऐसा वैसे चांसेस उसके बहुत कम है, बैड डेट नॉर्मली एक्सपेंस ही आपके पास आता है, लेकिन यहाँ पे अब क्या डिफरेंस आएगा, एसओसीआई 2,90,000, डेबिट साइड पे अब ये बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी। तो क्वेश्चन में जिस तरह से भी होगा आपने एज इट इज वो करना है, लॉजिक कुछ नहीं लगानी, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो गया इस तरह से, इट इज नॉट योर थिंग टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, यू गेट द पॉइंट नाउ, राइट। तो अब ये काम ये करते हैं, अब आपकी क्वेरीज हम ले लेते हैं, क्वेरीज डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके 7.1 का जो मसला था वो अब खत्म हो गया जुलेखा। तो मैंने कल आपके सामने ही 7.1 देखा था, तो मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई थी उसमें। हाँ, 7.6 का जो मैंने आपको एरर्स बताए थे वो मैंने आई फॉरगॉट टू टाइप दैट, मेरे पास कल टाइम नहीं था तो मैं नहीं कर सकी, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं उसको एज सून एज पॉसिबल कर लूँ, ठीक है। अच्छा चले, ठीक है। S3 में आपका इश्यू था, S3 इसको देख लेते हैं। जी S3 हमें क्लास में करना है, ठीक है, S3 क्लास में करना है। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को कल कहा था कि आई कैप के क्वेश्चन बैंक के आप लोग अटेम्प्ट कर लो, मैंने नहीं कहा था ना F3 करने को। हाँ, क्योंकि F3 हमने करना है, F3 करना है और एक और सवाल करना है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह F5 अच्छा F5 ना, हाँ ठीक है, F5 में इशू है। F5 को देख लेते हैं। F5 आपका क्या कह रहा है, F5 ये कह रहा है, कहाँ गया ये रहा, Mr. Khan, a trader, had incurred a loss of rupees 6,000 as a bad debt during the year 1998 and then decided to create a provision for bad and doubtful debts at 5% on debtors amounting to rupees 1 lakh, ठीक है, on 31st December 2010, यानी कि वो बैड डेट आपका इनकर हुआ था 98 में, राइट, और उसके बाद से आपने इसके ऊपर प्रोविजनिंग की बात करना शुरू कर दी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2011 द बैड डेट लॉस वाज रुपीज 4,000। On 31st December 2011, his debtors amounted to rupees 1,30,000 and decided to maintain the provision for doubtful debts at 4%. हाँ, इसमें क्या मसला है, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें इशू क्या आ रहा है आपको। नहीं है इशू, अच्छा ठीक है, आई थॉट इसमें इशू है, सही है। F3 आप अभी मत करो, ठीक है, F3 मत करो, F3 इंशाल्लाह हम अटेम्प्ट करेंगे। हम F4 कर चुके हैं, F5 मैंने आपको होमवर्क में दे दिया और F6 हम कर चुके थे। इसके अलावा मैंने आई कैप के क्वेश्चन बैंक आपको कहा था। अब आपके पास एक होमवर्क है और वो क्या है कि आपके पास आई कैप के क्वेश्चन बैंक में एग्जैक्टली जिस तरह का अभी हमने सवाल किया है ना, उस तरह का मौजूद है क्वेश्चन 7.7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7.7 है आपका आई कैप के क्वेश्चन बैंक में, यू शुड अटेम्प्ट दैट नाउ। एग्जैक्टली मैंने उसी को ही बेसिकली पिक करके उसमें ऑल्टरेशंस करके ना वही आपके सामने ला के रखा था, और मैंने 7.7 को रहने दिया था कि वो फिर आपके पास प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन उस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो आप 7.7 देख लेना, अब चाहो तो अभी बैठ के कर लो उसको, क्योंकि अभी फ्रेश चीज है, ठीक है। 7.7 ये होमर वाली है। हाँ अच्छा, अब मोहसिन, हाँ आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे
मोहसिन ने कल मुझे एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, ठीक है। अब उसमें एक छोटी सी बात है, राइट। कहीं पे अगर ये टर्म लिखा हुआ हो मेंटेन अ प्रोविजन, it is the policy of the business to maintain a provision at 5% of closing debtors या ऑफ नेट सेल्स, ठीक है, या नेट सेल्स या जो भी वो आपको फॉर्मूला दे रहा हो, अगर ये वाली बात की गई है मेंटेन अ प्रोविजन, तो इसका मतलब ये कि आपने 5% इन फिगर्स पे लगाना है, इस पे या इस पे, और जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, कैरिड डाउन ऑफ प्रोविजन, ठीक है, कैरिड डाउन ऑफ प्रोविजन आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ये टर्म इस्तेमाल हुआ हो, ये मैंने अभी बाकी टीचर से डिस्कस किया नहीं है, लेकिन आपकी बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है ना, वो इसी तरह से, ये जो मोहसिन ने स्नैपशॉट शेयर किया है, अगर ये बात लिखी भी हो ना कि इट वाज डिसाइडेड टू क्रिएट या इंक्रीज या डिक्रीज द प्रोविजन, ठीक है, ये मैं एक दफा फिर कंफर्म करके आपको बता दूंगी, लेकिन क्रिएट के साथ इस तरह की वर्डिंग्स इस्तेमाल जरूर हुई होंगी कि जिससे आपको ये हिंट पता लग जाए कि ये इंक्रीज या डिक्रीज की फिगर है, और नॉर्मली क्रिएट का मतलब इंक्रीज करनी है, ठीक है। यानी कि अब आपको वो क्या कह रहा है कि जिस परसेंटेज से, डिक्रीज तो खैर नहीं होगा, इंक्रीज ही है, कि जिस परसेंटेज से आपने, जिस अमाउंट से आपने प्रोविजन को बढ़ाना है, कि ड्यूरिंग द ईयर इट वाज डिसाइडेड टू क्रिएट अ फर्दर प्रोविजन ऑफ इतना 5% या 10% ऑफ नेट सेल्स, राइट। तो इससे आपको समझ में आ रहा है ना, टू क्रिएट अ फर्दर प्रोविजन यानी कि आपने प्रोविजन को अपने इंक्रीज करना है। इस तरह के सिचुएशन में आपके पास वर्डिंग इस तरह से यूज हुई होंगी कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, या ये नॉर्मली साल के आखिरी की डेट की बात होगी, या ऑन फॉर एग्जांपल 30 जून 2013 इट वाज डिसाइडेड टू क्रिएट अ फर्दर प्रोविजन, और वो नॉर्मली फिर आपको दिया जाएगा नेट सेल्स के परसेंटेज पे, ठीक है, और फॉर एग्जांपल 10% ऑफ नेट सेल्स ऑफ द ईयर, ठीक है। तो फिर उसका क्या मतलब है, आपको ये पता है कि ऑलरेडी प्रोविजन जो पहले बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, वो तो ब्रॉट डाउन रिप्रेजेंट करता है ना। ब्रॉट डाउन वो अमाउंट है जो कि प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड है, और अगर आपको ये कहा जाए कि फर्दर प्रोविजन आपने बनाना है, यानी कि ब्रॉट डाउन को आपने इंक्रीज करना है, तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स गिवन है 1 लाख रुपए, तो वो क्वेश्चन के वर्डिंग पे सिर्फ मैं अगर क्रिएट के टर्म पे फोकस करती हूँ तो वो इतना क्लैरिटी नहीं देगा, ठीक है। वो आपको फिर सवाल का पूरा स्टेटमेंट पढ़ के बात समझ में आएगी कि ये इंक्रीज को हिंट कर रहा है या कैरेट डाउन को हिंट कर रहा है। मेंटेन तो इन एनी केस कैरेट डाउन नहीं होगा, ठीक है। मेंटेन करना यानी कि बैलेंस मेंटेन करना, यानी कि किसी भी साल के शुरू में या आखिर में जो बैलेंस होना चाहिए ना, ब्रॉट डाउन या कैरेट डाउन, वो इतना होना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ गई। तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ब्रॉट डाउन ऑलरेडी 1000 रुपए का आ रहा था, ठीक है, और सवाल में आया कि क्रिएट अ फर्दर प्रोविजन, यानी कि 1000 का ऑलरेडी हुआ है, आपने फर्दर प्रोविजन क्रिएट करना है 10% ऑफ नेट सेल्स, यानी कि 10% ऑफ 1 लाख, आंसर आएगा 10,000। तो आप ये कहोगे कि 10,000 से मुझे क्या करना है, प्रोविजन को इंक्रीज करना है, यानी कि बैड डेट एक्सपेंस मेरा डेबिट और प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट। क्रिएट का मतलब हमेशा इंक्रीज करना ही फिर सिनेरियो में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो कैरी डाउन है उसकी वर्किंग कैसी होगी, वो बैलेंसिंग फिगर होगा, वो बैलेंसिंग फिगर होगा, और सवाल में आपने क्या निकाल लिया, इंक्रीज की अमाउंट। क्लियर है जी? और कोई सवाल? मैम ये कंफर्म करके बता दीजिएगा। कंफर्म एक दफा फिर करके ना आपको फिर कंफर्म बता दूंगी, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट्स के बारे में बात करो तो फिर ये वाली बात तो पक्की है, ये जो भी मैंने आपके सामने लिखी है,
ठीक है। इस स्टेटमेंट में अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो वो तो डेफिनेटली सी बात है, आपका इंक्रीज के बारे में ही बात कर रहा है कि क्रिएट करना है आपने, फर्दर प्रोविजन की बात की गई है। मैम ये क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में इस टाइप का कोई क्वेश्चन क्यों नहीं दिया हुआ इन्होंने? बस इत्तेफाक से आया नहीं इस तरह का कोई सवाल। देखो आप क्रिएट और मेंटेन में इतना कंफ्यूज मत हो, मैं आपको वही कह रही हूँ ना। चलो ठीक है, जुलैखा आप शेयर कर लेना, ठीक है, फ्रैंकफर्ट वाले आप शेयर कर लेना जरूर, दैट्स वेरी गुड। आप ग्रुप पे उसकी इमेजेस लेके भेज देना, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन बुक, ठीक है। तो देखो आपने It depends upon my exams, ma'am. नो दैट द क्रिएट एंड मेंटेन का टर्म डिपेंड्स ऑन द होल स्टेटमेंट। आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो फिर आपको उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि वो क्रिएट का टर्म क्या बात कर रहा है या मेंटेन की बात क्या कर रहा है। अभी जुलैखा शेयर करेंगे, आप देख लेना उसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ क्रिएट का टर्म। अभी यू गेट द पॉइंट नाउ, राइट? अभी आपको समझ में तो आ गई है कि किस क्या इसका सिनेरियो। यू वर राइट आई गेस कि हाँ इस तरह से होगा कि क्रिएट का होता है तो उसमें ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीज की अमाउंट के बारे में ही बात की जाती है, ठीक है। और आप इस तरह से मतलब पूरे सवाल को समझा करो ना, एज अ होल, एज अ होल हमने पूरे सवाल को लेना पड़ता है, लेना हमें चाहिए। जी जी मैम ये बैड डेट रिटर्न ऑफ के आगे लिखा होता है क्या टू बी रिटर्न ऑफ, तो इसका मतलब हमने राइट ऑफ करना है। अभी करना है, हाँ। तो जो रिसीवेबल और हैड टू बी लिखा हो तो हम कर चुके हैं। हैड टू बी का भी यही है, हैड टू बी रिटर्न ऑफ या शुड बी रिटर्न ऑफ, इसका मतलब है कि अभी हमने राइट ऑफ करना है। हम सवाल कर चुके हैं ना, जो मैंने आप लोगों को एबीसी लिमिटेड वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें एक साल के अंदर क्या लिखा हुआ था, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि राइट ऑफ हो चुके थे साल के किसी डेट पे, और अब हम कौन सी डेट पे खड़े हुए, साल के आखिरी दिन खड़े हुए, तो जो रिसीवेबल का बैलेंस है उसमें से बैड डेट ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके हैं, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर वो राइट ऑफ हो चुके थे, रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, राइट। और अगर तो उसके लिए वो कौन से वर्ड यूज करेगा जिसमें अभी नहीं किया हुआ? राइट बहुत वो हो रही है, वाइब्रेशन बहुत हो रही है। अच्छा, तो उसके अंदर जिसके अंदर उसने राइट ऑफ नहीं किया हुआ तो वो लिखेगा ना येट टू बी रिटर्न ऑफ, हाँ, टू बी रिटर्न ऑफ, हैड टू बी रिटर्न ऑफ, येट टू बी रिटर्न ऑफ, यानी कि अभी तक उनको राइट ऑफ नहीं किया। ड्यूरिंग अगर ये लिखा हुआ हो कि रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, सिर्फ ये लिखा हो, यानी कि वो ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ ऑलरेडी हो चुके हैं। रिसीवेबल का बिल्कुल ठीक, सिर्फ रिटर्न ऑफ का टर्म इस्तेमाल हुआ, मतलब आपके वो राइट ऑफ हो चुके हैं, रिसीवेबल का जो बैलेंस आ रहा है वो डिडक्टेड अमाउंट है, उसमें से वो बैड डेट राइट ऑफ हो चुके हुए हैं। और अगर ये लिखा हुआ है रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है येट टू बी रिटर्न ऑफ, या आसिफ हैड टू राइट ऑफ इतने बैड डेट्स और अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किए, या तीसरा टर्म क्या था, येट टू बी रिटर्न ऑफ या टू बी रिटर्न ऑफ, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि अभी हमने राइट ऑफ करना है, डबल एंट्री हमने राइट ऑफ की पास नहीं की, तो रिसीवेबल के बैलेंस में से भी हमने उस अमाउंट को डिडक्ट करना है अभी। तो प्रोविजन की कैलकुलेशन के लिए हम पहले क्या करेंगे, रिसीवेबल के अमाउंट में से उसको माइनस करेंगे बैड डेट की फिगर को, और फिर प्रोविजन का परसेंटेज अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन जल्दी से पूछ लें, अगर नहीं है तो इजाजत दें। साथ साथ तैयारी कर रहे हैं ना, कंट्रोल अकाउंट्स का टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया है, कंट्रोल अकाउंट्स का टेस्ट अपलोडेड है, जुलैखा आप आराम से देख के जवाब आप भी और अगर जुहेब रिकॉर्डिंग आज सुन लेते हैं तो जुहेब आप भी कंट्रोल अकाउंट के जब भी रिकॉर्डिंग सुनोगे वो अपलोडेड ही रहेगा, टेस्ट पेपर आपका, आप जब भी आप अपनी आसानी देखो, जब भी आप रिवाइज कर लो। ऑब्वियसली लेजीनेस नहीं दिखानी इसमें, आपने एज सुन एज पॉसिबल कवर करना है चीजों को, लेकिन आराम से तहम्मुल से ये नहीं करना कि एक दिन में 4 लेक्चर सुन लो तो पता चले कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है। स्पेस आपने अपनी मीडियोकर रखनी है, राइट, ताकि आपको चीजें समझ में भी आए। और फिर आप जब भी आपके लिए सही रहेगा, आपकी जब भी आपको लगे तैयारी हो गई, आप कभी भी टेस्ट पेपर अपना सॉल्व करके नेक्स्ट वीक में आप मुझे सबमिट करा देना, ठीक है। चले जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, नहीं कल तो संडे है, कल तो छुट्टी है, परसों मिलते हैं इंशाल्लाह। हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज।